हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पीसीएल की वैकेंसी आई है 891 TG2 की। उसी की तैयारी मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं। उसी कड़ी में एसी फंडामेंटल के 50 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, जिससे और बच्चों की भी तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, नीचे दर्शाए हुए कुंडली में अमीटर का पठनांक क्या है। ये देखिए, आपकी सप्लाई दी है, एक आपके सप्लाई दे दी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे इंडक्टेंस कनेक्टेड है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में अमीटर लगा दिया गया। अब पूछ रहा है कि इस अमीटर में रीडिंग क्या होगी। देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ पे करंट आपकी 4 एम्पियर की आ रही है, यहाँ पे भी करंट आपकी कितनी आ रही है, 1 एम्पियर की आ रही है। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी अमीटर में, इन दोनों की रिजल्टेंट फ्लो होगी। क्या होगी? इन दोनों की रिजल्टेंट फ्लो होगी। तो क्या होगा बच्चों, हम इनकी इसमें रिजल्टेंट करंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट करंट क्या होगी। तो अगर 4 ऑन को करेंगे, ठीक, तो इन दोनों की रिजल्टेंट क्या आएगी, 3 एम्पियर। क्या आएगी? 3 एम्पियर। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? 3 एम्पियर राइट आंसर है। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होगी एमीटर में क्या होगी, 3 एम्पियर करंट फ्लो होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कई इम्पीडेंस जैसे Z1, Z2 एंड Z3 समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनके संयुक्त इम्पीडेंस Z का मान होगा। देखिए, इम्पीडेंस क्या होता है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जब समांतर में होते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समांतर में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। लेकिन यहाँ पे Z क्या है, रेजिस्टेंस ही होता है। रेजिस्टेंस Z को बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस क्या होता है बच्चों, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम यहाँ पे Z का भी निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/Z टोटल इम्पीडेंस इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो अगर हमको टोटल इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू 1/Z1 हो जाएगा, ये 1/Z1 हो जाएगा, 1/Z2 हो जाएगा और 1/Z3 हो जाएगा। ये समांतर क्रम में होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये पहले ऑप्शंस क्या दिया है, Z इक्वल टू 1/1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। दूसरा ऑप्शन दिया Z इक्वल टू 1/Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। और एक चौथा ऑप्शन दिया Z इक्वल टू 1/Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है बच्चों, तो तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करने पे क्या है आपका, Z इक्वल टू 1/Z1 प्लस Z1 Z2 Z3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक 3 फेज AC आपूर्ति का गुण नहीं है। समान फेज के कोण का अंतर, समान पीक मान, समान RMS मान, समान ताक्षणिक मान। तो देखिए, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। समान ताक्षणिक मान जो है 3 फेज AC का गुण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज डैश डैश कोण द्वारा प्रतिस्थापित होता है। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 270। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा है कि जो आपके 3 फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं R, Y, B, इनके बीच में क्या कितने डिग्री का डिफरेंस होता है। तो बच्चों क्या होता है, 120 का डिफरेंस होता है। दोनों फेज़ों के बीच में क्या होता है, 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में
22 ओम का एक इम्पिडेंस लगा है, तो इम्पिडेंस की वैल्यू आपको क्या दी है यहाँ पे देखिए, Z की वैल्यू दी है आपको, Z की वैल्यू दी 22 ओम, और आपको पावर फैक्टर क्या दिया है, cos फाई क्या दिया है आपको, cos फाई दे दिया आपको 0.8, और एम्पियर की धारा कितनी ले रहा है, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर की धारा ले रहा है। अब पूछ क्या रहा है, निम्न में से आभासी पावर होगी, तो आभासी पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, तो बच्चों देखिए आभासी पावर होती है P इक्वल टू वी आई होती है, क्या होती है, P इक्वल टू वी आई होती है। यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, Z आपको दिया है और करंट की वैल्यू दी है, यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो वोल्टेज करंट आपकी क्या हो गई, 10 हो गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है, 222, तो ये आपका हो जाएगा 220 ओम, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, पावर की वैल्यू, तो देखिए वोल्टेज आपका कितना आ गया, 220 आ गया, तो 220 गुणे करंट की वैल्यू क्या हो गई 10, तो ये हो जाएगा 2200, ठीक है। अच्छा हमको निकालना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2.2 kVA लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, kVA लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2.2 kVA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार समायोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज EL डैश के बराबर होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए स्टार कनेक्शन जो होता है, स्टार कनेक्शन में ये होता है आपका लाइन वोल्टेज, EL जो होता है आपका लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज। जो आपका EP होता है वो क्या होता है, फेज़ वोल्टेज होता है, क्या होता है, फेज़ वोल्टेज होता है। तो लाइन के कनेक्शन, लाइन का जब कनेक्शन होता है 3 फेज़ में, तो EL की वैल्यू क्या होती है, √3 टाइम्स ऑफ EP होता है, √3 टाइम्स ऑफ EP होता है। और इस कनेक्शन में क्या होता है, आपकी लाइन करंट जो होती है फेज़ करंट के बराबर होती है। इस कनेक्शन में लाइन करंट जो होती है फेज़ करंट के बराबर होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि EL डैश के बराबर होगा, तो आपको दिया है EL इज इक्वल टू √3 EP, EL इक्वल टू EP, EL इक्वल टू √3 EP, EL इक्वल टू 1/√3 EP। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया है EL इज इक्वल टू क्या होगा, √3 EP, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा समायोजित सिस्टम में विकसित पावर है डैश, P इज इक्वल टू 3 EL IL cos थीटा, P इज इक्वल टू 1/3 EL IL cos थीटा। तीसरी पावर है P इज इक्वल टू √3 EL IL cos थीटा, और चौथा है P इज इक्वल टू EL/√3 EL IL cos थीटा। तो देखिए इसमें 2 पावर होती है, एक जो पावर होगी वो क्या होगी, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रूप में होगी। तो इसको लिख सकते हैं क्या होती है, √3 EL IL cos थीटा। और अगर इसके फेस करंट और फेस वोल्टेज के फॉर्म में निकालेंगे तो क्या होगी, 3 EP IP cos थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखिए थर्ड ऑप्शन दिया है, √3 इज इक्वल टू EL IL cos थीटा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में ये पावर होती है, और फेस करंट और फेस वोल्टेज के फॉर्म में ये पावर होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया आपको, √3 EL IL cos थीटा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार या डेल्टा समायोजित में संतुलित लोड के लिए पावर खपत है। देखिए पावर दोनों में सेम ही होती है, ठीक है, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, ठीक है। तो अब देखिए क्या यहाँ पे क्या दिया है, 3 VL IL cos थीटा, √3 VL IL cos थीटा, 3 VP IP cos थीटा, और √3 VL IL sin थीटा, ठीक है बच्चों। तो देखिए
यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन सही है, √3 VL/IL cos थीटा ये भी सही है, और ये आपको सी भी दिया है 3 VP/IP cos थीटा। तो बच्चों इसमें दोनों आंसर सही हैं, ठीक है, इसमें दोनों आंसर सही हैं। तो आप किसी को भी ऑप्शन में लगा देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहे लगा दीजिए चाहे इसको लगा दीजिए, इसमें से एक ऑप्शन गलत देना चाहिए इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्टार संयोजन लोड द्वारा खपत वास्तविक पावर शक्ति को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया यही फॉर्मूला बिल्कुल सही है। P इज इक्वल टू √3 VL/IL cos थीटा, दिस इज पावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC सिंगल फेज परिपथ द्वारा लिया गया पावर है डैश डैश। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI cos थीटा, P इज इक्वल टू VI sin थीटा, P इज इक्वल टू VI cos थीटा। देखिए ये आपका पहला जो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, P इज इक्वल टू VI cos थीटा। देखिए पावर बेटा दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है इस सिस्टम में। पहली होती है आपकी रियल पावर, क्या होती है, पहली आपकी होती है रियल पावर। रियल पावर क्या होती है, VI cos थीटा। इसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं, वाट में डिनोट करते हैं, किस में, वाट में डिनोट करते हैं। दूसरी होती है आपकी क्या होती है, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर P इज इक्वल टू क्या होती है, VI sin phi होती है, ठीक है, ठीक। और जो थर्ड पावर होती है आपकी अपेरेंट पावर होती है, क्या होती है, आभासी जिसे बोलते हैं अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर ये होती है P इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो मैंने आज आपको तीनों पावर बताई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 3 फेज परिपथ का वास्तविक पावर, आभासी पावर, रिएक्टिव पावर व पावर फैक्टर ज्ञात करना है। निम्न में से किन मानों में निर्धारित किया जा सकता है। 2 तत्व प्रकार के 3 फेज वाट मीटर से, 2 वाट मीटर विधि से, 3 तत्व 4 तार 3 फेज वाट मीटर से, 3 तत्व 3 तार 3 फेज वाट मीटर। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में वाट मीटर W2 विपरीत दिशा में पठनांक इंगित करता है। देखिए जो आपका ये है W2 है, ये क्या है, विपरीत में पाठनांक जो है क्या है, इंडिकेट कर रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, आप हावर्ड पाठ्यांक कैसे प्राप्त करोगे। समायोजनों को मीटर W1 और W2 के अर्थात L1 व L2 के बदलें। मीटर W1 के समायोजन के अधिकांश कुंडली को बदलें। मीटर W2 के समायोजन के अधिकांश कुंडली को बदल दें। धारा व W के दाब कुंडली दोनों के समायोजन को बदलें। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मीटर W2 के समायोजन के अधिकांश कुंडली को बदल दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाट मीटर से प्राप्त पठन से tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। tan थीटा इज इक्वल टू अंडर W1 प्लस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको दिया है, कौन सा चित्र 3 फेज पावर को मापने के 2 वाट विधि से सही समायोजन दर्शाता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है, पहला फिगर दिया है, ठीक है, दूसरा फिगर दिया है, देखिए ये तीसरा फिगर दिया है और ये चौथा फिगर। तो बच्चों इसमें जो तीसरा फिगर है बिल्कुल सही बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज परिपथ में इकाई पावर फैक्टर पर 2 वाट विधि पठन है। P इज इक्वल टू 2 इंटू W1, P इज इक्वल W1 माइनस W2, P इज इक्वल टू W2 माइनस W1 और फोर्थ है P इज इक्वल टू अंडर 2 W1। तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका
तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा ज्ञात करने का सूत्र जब 3 फेज पावर को वाट मीटर विधि से मापा जाता है। W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, √3 W1 प्लस W2 अपॉन W1 माइनस W2, W1 प्लस W2 इज अपॉन W1 माइनस W2। देखिए हमने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था जो tan थीटा की वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होती है, अंडर रूट tan थीटा वैल्यू अंडर रूट W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो बच्चों इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट के फेज एंगल को निर्धारित करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है जब 3 फेज पावर को वाट मीटर से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3 W1 में W2 अपॉन W1 प्लस W2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 टाइम्स W1 प्लस W2 अपॉन W1 माइनस W2। और तीसरा ऑप्शन दिया थीटा इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट W1 प्लस W2 अपॉन W1 माइनस W2। चौथा ऑप्शन दिया है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 3 टाइम्स W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 माइनस W2। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, देखिए मैंने आपको बताया tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, जो फेज एंगल निकालते हैं क्या होता है 2 वाट मीटर विधि में W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स, ये tan इधर इन्वर्स में आ जाएगा अंडर रूट W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो बच्चों आपका ऑप्शन पहला सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एसी सिंगल फेज लाइटिंग सर्किट वोल्टेज का मानक क्या है, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, 250 वोल्ट। तो बच्चों आंसर इसमें क्या है 240 वोल्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। BIS 1293-1988 के अनुसार एसी सिंगल फेज वोल्टेज रेटिंग है 200 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, 240 वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका 240 वोल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIS के अनुसार मानक वोल्टेज रेटिंग क्या है, 200 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, 230 वोल्ट, 240। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका 240 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति के रेसिप्रोकल के रूप में जाना जाता है दोलन अवधि, आयाम, समय स्थिर, प्रतिध्वनि। तो बच्चों जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है आपका आवर्तकाल। फ्रीक्वेंसी 1/T हो जाएगा, T को बोलते हैं आवर्तकाल, या इसको हम लोग बोलते हैं दोलन अवधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोलन अवधि भी बोलते हैं। तो बच्चों आंसर आपका क्या होगा दोलन अवधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज़ है तो दोलन काल ज्ञात कीजिए। 0.5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 0.5 मिली सेकेंड। देखिए आपको फ्रीक्वेंसी कितनी 2 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो 2 किलोहर्ट्ज़ है तो आपको दोलन टी निकालना, तो 1/2 इंटू 1000 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 0.5 मिली सेकेंड आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जब कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाए तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, शून्य। देखिए XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई FC होता है, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घट जाएगी। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फॉर्म फैक्टर का मान होता है, फॉर्म फैक्टर का मान होता है 4.44, 3.33 और 2.22 और 1.11। तो देखिए फॉर्म फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KF से। ये क्या होता है IRMS और एवरेज वैल्यू का मान होता है। तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो IRMS की वैल्यू क्या होती है 7.07 Imax अपॉन ये होता है 0.637 Imax। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों आंसर आता है 1.11। तो बच्चों आंसर आपका
चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन वेव के लिए प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान डैश डैश के बराबर होता है 0.637 इंटू आई मैक्स, 0.707 आई मैक्स, 1.414 आई मैक्स, 1.732 आई मैक्स। देखिए अगर हम आई आर एम एस की वैल्यू बात करेंगे तो आर एम एस की वैल्यू का फॉर्मूला होता है 0.07 आई मैक्स होता है, ठीक। और अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है 0.637 आई मैक्स होता है। और इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों के जो अनुपात को हम लोग बोलते हैं फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आरएमएस की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन आपको उन्होंने बताया है आरएमएस इक्वल टू 0.707 आई मैक्स होता है। तो बच्चों आपका पहले बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी वोल्टेज की साइन वेव का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, इसका आरएमएस मान क्या होगा। देखिए आपको क्या दिया है, आई मैक्स की वैल्यू दी है। आई मैक्स की वैल्यू कितनी दी है आपको, 10 वोल्ट दी है। आपसे आरएमएस पूछ रहा है, ठीक है, आपसे आरएमएस मान पूछ रहा है। तो आरएमएस इक्वल टू क्या होता है, आई मैक्स अपॉन √2 होता है, तो √2 10 अपॉन √2 हो जाएगा। तो यहाँ से √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√2। और 5√2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 5√2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 ये होगा 5 इंटू 1.414, तो क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5, तो इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इस 5 गुणे 1.414, तो सॉल्व करेंगे इसको तो 5 चौक 20, 80 लगा 2, 5 एकम 5 और 2, देखिए 5 चौक 20, 80 लगा 0 बचा 2, 5 एकम 5, 5 2 7, फिर 5 चौक 20, 80 लगा 2, 5 एकम 5 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7.070। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आरएमएस वोल्टेज एसी वोल्टेज यदि आरएमएस वोल्टेज वीआरएमएस एसी फेज सर्किट में अधिकतम विरस्मत है तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आरएमएस वोल्टेज है तो आपसे पूछा अधिकतम पूछा है, तो देखिए जो आरएमएस वैल्यू होती है वो क्या आती है, तो इसमें क्या होगा वीआरएमएस, तो वी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स इक्वल टू वीआरएमएस इंटू √2 होगा। और वीआरएमएस की वैल्यू क्या होती है, 240 होती है जो हमारे घर में सप्लाई आती है, और √2 की वैल्यू क्या होगी 1.414। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 339.46 वोल्ट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई पावर के लिए सही है, VA, W, VAR, WH। तो बच्चों आंसर क्या होगा VA, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन W, W अपॉन VA, W अपॉन VAR, VAR अपॉन W। तो देखिए cos फाई या cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, R/Z होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये आपकी क्या होती है VI cos फाई होती है, रियल पावर होती है। और जो VA होता है ये आपका ये अपेरेंट पावर, और क्या होते हैं अपेरेंट पावर, जो आपका रियल पावर होता है और जो आपका अपेरेंट पावर होता है उसका अनुपात क्या होता है, आपका cos फाई होता है या cos थीटा होता है। तो पहले सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शक्ति कारक का मुख्य कारण है, उपकरणों की आपूर्ति वोल्टेज का उतार चढ़ाव, सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति, उपकरणों में नियंत्रित करने का गलत रेटिंग, सर्किट में ढीले कनेक्शन। बच्चों आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल
सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर एल श्रृंखला परिपथ में इम्पीडेंस ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए इसको मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए आपका आर एल है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका इंडक्टर हो गया। इसको सप्लाई हमने दे दी, एक यहाँ पे सप्लाई दे दी, ठीक। तो इसका जो बनेगा ये आपका क्या होगा, ये आपका VL होगा, ये आपका क्या होगा, VL होगा, और ये आपका VR होगा। डॉट डॉट कर देंगे, इसको भी कर देंगे, तो ये भी आपका VL हो जाएगा और ये भी आपका VR हो जाएगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, V होगा, V इज इक्वल टू IZ होगा। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर मतलब V का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ये VL का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपका VR का स्क्वायर। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IZ होता है, V इक्वल टू IZ होता है। और यहाँ पे जो VL की वैल्यू होगी ये XL होगी, IXL होगी, और जो VR की वैल्यू होगी वो होगी, VR की वैल्यू होगी IR होगी। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों वैल्यू रख के, तो आपका आएगा Z इक्वल टू अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, अंडर रूट Z इक्वल टू अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, Z इक्वल टू R स्क्वायर माइनस XL स्क्वायर, Z इक्वल टू XL माइनस R स्क्वायर, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस XL। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल मैच खा रहा है हमारे आंसर से, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RL श्रृंखला परिपथ में इम्पीडेंस है, अभी मैंने आपको बताया है Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इम्पीडेंस Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर की पावर 1/2 हो तो परिपथ के लिए पावर फैक्टर क्या होगा। देखिए R इक्वल टू XL, R अपॉन XL, R बाई Z बाई R, XL बाई R। देखिए कॉस थीटा जो होता है पावर फैक्टर कॉस फाई होता है, वो क्या होता है हमेशा कोई भी सर्किट हो R बाई Z ही होता है, चाहे आपका RL सर्किट हो, चाहे RC सर्किट हो, चाहे RLC सर्किट हो, चाहे LC सर्किट हो, सब में आपकी जो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, R बाई Z ही होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाले चोक कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहा है, एक्सेल पूछ रहा है आपसे। एक्सेल इक्वल टू क्या होता है, 2πfl होता है, 2πfl होता है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2π की वैल्यू क्या होगी, 3.14 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपको दिया 100 दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको 100 दिया है, और L की वैल्यू कितनी दी है, 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 718 ओम आएगा आपका, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसको ये 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, ठीक। फिर ठीक है 4 3 12 तो आएगा आपका 12.56। इसको 100 से गुणा कर देंगे तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, 1256। कितना आएगा, 1256 आपका राइट आंसर है, ये गलत आंसर है आपका। 1256 जो है 1256 ओम आपका क्या आएगा, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के साथ जुड़े 0.2 हेनरी वाले इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही लगाएंगे फॉर्मूला, एक्सेल वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सेल इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आपको दी 100 और ये 0.2 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 चक्को 8, 2 एकम 2 दुताई 6, 6.28। इसको करेंगे तो 100 आ जाएगा और 0.10 आ जाएगा, ठीक। तो 6.28 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62.8 आपका आंसर आएगा। तो आपका 62.8 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कॉइल के इंडक्टेंस का मान क्या होगा जिसका रिएक्टेंस 628 ओम है, आवृत्ति क्या है 40 हर्ट्ज है।
ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसका रिएक्टेंस कितना दिया आपको, एक्सेल की वैल्यू दी है 628 दी है, फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है 40 हर्ट्ज। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इंडक्टेंस एल का वैल्यू क्या होगा, तो एक्सेल इक्वल टू क्या होता है 2πfl होता है। ठीक, तो एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सेल की वैल्यू कितनी दी आपको 628 दी है, 628 हो गया। 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 3.14 हो गई, और एल की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 40 हर्ट्ज। ठीक, तो इसको काटेंगे, इससे यहाँ पे हमने 100 कर दिया, हट गया, ये आ गया 2। ठीक, तो क्या आया 200, इसको इससे काट दिया, यहाँ 100 बनाए तो इसका पिट जाएगा 2 आ जाएगा, तो 200 हो जाएगा, 2 गुणे 100 अपॉन क्या आ जाएगा 2 × 40। ठीक, अब इससे इसको काटेंगे, 4 पंचे 20 और 50/2 दैट इज़ 25 हेनरी। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, तो 2.5 आपके हेनरी आएगा। तो इसमें आंसर क्या है आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2.5 हेनरी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरएलसी श्रृंखला परिपथ में रिजोनेंस उत्पन्न होगी, एक्सएल ग्रेटर है एक्सी से, एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल बड़ा है एक्सी से, एक्सएल से बड़ा है आर। देखिए रिजोनेंस जो होता है आरएलसी सर्किट में, उसमें क्या होता है एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो है ऑप्शन आपको वेरीफाई करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार कनेक्टर प्रणाली में लाइन वोल्टेज के बराबर है। ठीक है, देखिए स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज हमने बताया था पहले आपको, जो आपकी एल की वैल्यू होगी √3 टाइम्स ऑफ ईपी होगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 240 वोल्ट के फेज वोल्टेज को 3 संतुलित स्टार कनेक्शन से जोड़े होने के लिए लाइन वोल्टेज क्या है। देखिए आपको क्या दिया है, बीपी दिया है 240 वोल्ट। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि लाइन वोल्टेज वीएल की वैल्यू क्या होगी, वीएल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए वीएल इक्वल टू क्या होता है √3 टाइम्स ऑफ वीपी होता है। ठीक, तो 240 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका 415 आएगा। कितना आएगा 415 आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा यदि फेज वोल्टेज का मान स्टार वोल्टेज में इतना है। देखिए लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा, फेज वोल्टेज का मान इतना है। देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वीपी दिया है, वीपी कितना दिया है 240 वोल्ट दिया है, वीएल आपको निकालना है। तो वीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 वीपी हो जाएगा, और √3 वीपी को लेकर कितनी 240, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 415 वोल्ट आंसर आएगा। तो इसमें 415 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट में संबंध है। देखिए स्टार कनेक्शन की बात कर रहा है, तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज लाइन करंट जो होती है फेज करंट के बराबर होती है। तो पहला ऑप्शन दिया IL इक्वल टू √3 IPH, दूसरा दिया IL इक्वल टू IPH, तीसरा दिया IL इज इक्वल टू IPH अपॉन √3, और चौथा ऑप्शन दिया है IL इज इक्वल टू 3 IPH। तो बच्चों आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्टार कनेक्शन में रिएक्टिव पावर ज्ञात करने के लिए सूत्र है। देखिए रिएक्टिव पावर निकालने के लिए तो ये पहला ऑप्शन दिया Q इज इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा, तो ये आपकी क्या हो गई रियल पावर हो गई, दिस इज योर रियल पावर। ठीक है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, दूसरा का ऑप्शन क्या है Q इज इक्वल टू 3 × VP IP cos थीटा, तो ये भी आपकी क्या हो गई रियल पावर हो गई। ठीक है, ये आपको जो ऑप्शन दिया है ये आपकी क्या हो गई रिएक्टिव पावर हो गई।
ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आज बच्चों मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसी फंडामेंटल के पढ़ाए हैं। इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके हमने बहुत से न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चंस टेक्निकल हो चाहे सीबीटी हो, न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को मेरा वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। थैंक यू।